नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अश्विनी जी, राजनीति के इस चुनावी माहौल में आज जो दिखाई दे रहा है दल बदल, बड़ी समस्या है, विडंबना है इस देश की कि विचारधारा से जुड़कर किसी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले लोग कभी इस दल से उस दल में चले जाते हैं और उस दल से फिर इस दल में वापस आ जाते हैं। राजनीति में विचारधारा का महत्व गौण हो गया है, केवल सत्ता ही विचारधारा रह गई है। आपका क्या कहना है इसमें? आज आपने राजेश जी जो सवाल उठाया है ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो समस्या अभी भारत में है, क्या ये समस्या 70 साल पहले भी थी? क्या ये समस्या आज की डेट में सिंगापुर, अमेरिका या फ्रांस में भी है? हम बहुत कम रेयरली सुनते हैं कि अमेरिका में किसी व्यक्ति ने पार्टी बदली है, सिंगापुर में किसी ने पार्टी बदली है या फ्रांस में किसी ने पार्टी बदली है। लेकिन भारत में आपको इलेक्शन के पहले 1 महीने पहले ऐसे लगता है कि एक फेस्टिवल शुरू हो जाता है दल बदल का। सारे भाग रहे इधर से उधर, जिस XYZ 1 महीने पहले तक जिसको गाली दे रहे होते थे, 1 महीने के बाद उनका पैर छू रहे होते हैं। तो जैसा मैं बार बार कहता हूं, कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है, कानून घटिया होता है तो अयोग्य लोग शासन करते हैं, कानून घटिया होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये जो दल बदल है इसका मूल कारण है 1951 में बनाया गया वो कानून, जो वास्तव में 1951 में नहीं बना था बल्कि उसके पहले के कानूनों की नकल था वो। आज की डेट में हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वो 1951 के बनाए गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से हो रहा है। इसीलिए अपराधीकरण बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, भाषावाद बढ़ रहा है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है और दल बदल भी बढ़ रहा है। मूल कारण है घटिया कानून। आप जरा ये सोचिए कि हमारे यहां लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और इसको जांचने का, इसको परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने राज्य के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की तुलना करिए, अपने राज्य के पहले गृहमंत्री और वर्तमान गृहमंत्री की तुलना करिए, अपने राज्य के पहले कानून मंत्री और वर्तमान कानून मंत्री की तुलना करिए। हमें अगर हम तुलना करते हैं तो पता चलता है कि 70 साल में हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हमारे यहाँ मंत्रियों की जो क्वालिटी थी, जो मंत्रियों का कैरेक्टर था, वो अच्छा नहीं हो रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि अगर हम 1950 या 1955 या 1960 के दौर की मुख्यमंत्रियों की, उस समय के कानून मंत्रियों की, उस समय के गृह मंत्रियों की, उस समय के शिक्षा मंत्रियों की तुलना वर्तमान गृह मंत्री, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने राज्यों से करें तो पता चलता है कि अब ज़्यादा अपराधीकरण हुआ है। उस समय ज़्यादा अच्छे लोग थे, चरित्रवान लोग थे, उस समय ज़्यादा ईमानदार लोग थे। अभी ईमानदारी खत्म हुई है, चरित्र गिरा है। और मूल कारण है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, घटिया कानून। जैसे दवा अगर घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, वैसे जब कानून घटिया होता है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। चाहे वो स्वामी प्रसाद जी हों, चाहे वो राजभर जी हों, या जितने भी लोग हैं, जब इनको लगा कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो चले गए, क्योंकि वो, उनका उद्देश्य समाज की सेवा नहीं है, उनका उद्देश्य जनता की सेवा नहीं है, उनका उद्देश्य देश की सेवा नहीं है, उनका उद्देश्य सत्ता में रहना है। और सत्ता में क्यों, सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता चाहिए उनको काला धन इकट्ठा करने के लिए, सत्ता चाहिए उनको बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए, सत्ता चाहिए अपना ही घर परिवार और मजबूत करने के लिए, सत्ता चाहिए अपने बच्चों को और वहां पे सेटल करने के लिए। और इसका भी मूल कारण क्या है? घटिया कानून। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जैसे लोग दल बदल रहे हैं तो कोई कुछ आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है जी यहाँ पे तो पिछड़ों का पूछताछ नहीं थी, पिछड़ों के लोग, हम तो गरीब हैं, हम तो दलितों की चिंता करते हैं। मतलब कोई अपने आप को गांधीवादी बता रहा है, कोई अपने आप को लोहियावादी बता रहा है, कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सच्चाई तो यह है कि आज की राजनीति में गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद,
लोहियावाद, अंबेडकरवाद, ये महज एक जुमला है। ये जुमले के अलावा कुछ नहीं है। असली उद्देश्य है सत्ता, और सत्ता भी सेवा के लिए नहीं, सत्ता का भी मुख्य उद्देश्य है पैसा। तो सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये खेल उनका मुख्य, उनका जो टारगेट है। बाकी ये कोई लोहियावाद की माला जपता है, कोई गांधीवाद की माला जपता है, कोई समाजवादी बन जाता है, कोई वामपंथी बन जाता है, कोई कुछ कहता है, ये सब जुमले हैं। अगर हमने एक कानून बना दिया होता, और मेरी उस पर PIL भी चल रही है कोर्ट में, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए केवल एक कानून बना होता, मैं ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूं, केवल एक कानून, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए हमने कानून बना दिया होता, तो आज जो इस पार्टी से उस पार्टी में जो मेढक की तरीके उछल रहे हैं ना, ये आपको जेल में नजर आते। हमने अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया होता तो ये जो खेल खेल रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे चंद्रशेखर आजाद, या XYZ जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय खेल, कोई अपने आप को दलितों का रहनुमा बता रहा है, कोई अपने आप को पिछड़ों का रहनुमा बता रहा है, कोई कह रहा है जी मैं पटेलों का रहनुमा, कोई कह रहा मैं यादवों का रहनुमा, कोई कह रहा मैं मौर्य का रहनुमा, मैं अति पिछड़ों का रहनुमा। ये जो दुनिया भर की पाखंड चल रहा है, एक कानून अगर बन जाए, 50,000 रुपये से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, तो पता चलेगा ये सब इनका पाखंड था। ये बड़े मालामाल टाइप के आदमी हैं। ये जितने अपने आप को दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, किसी के पास 5,000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी के पास 8,000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसी के पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। और कुछ तो ऐसे भी हैं, उदाहरण के लिए गांधी परिवार, जिसके पास 40 से 50,000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, 40 से 50,000 करोड़ की। कानून नहीं बना है, इसलिए कोई सेकुलरिज्म खेल रहा है, कोई अम्बेडकर के नाम पे खेल रहा है, कोई गांधी जी के नाम पे खेल रहा है, कोई किसी के नाम पे खेल रहा है। जो तभी तक खेल चल रहा है जब तक कानून नहीं है। कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये सारे लोग आपको तिहाड़ में नजर आएंगे, और ये जो खेल है जनता को इसका सच पता चल जाएगा। अश्विनी जी, आपने जो विषय को उठाया, जहां से उठाया कि कानून समस्या है, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता है, और जनता जब वोटिंग करती है तो उसको ये जानकारी होना, चुनाव आयोग ने तय किया कि हर कैंडिडेट एफिडेविट देगा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देगा। क्या पिछले चुनाव में जिन्होंने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था और जो इस चुनाव में वो संपत्ति का जो ब्यौरा देंगे, क्या उस सब को पब्लिक डोमेन में आकर उस पर चिंतन, विचार और डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि इन लोगों ने पिछली बार MLA या MP बनकर या मिनिस्टर बनकर कितने हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए, कितनी देश की सेवा की, कितने मुद्दों के ऊपर इन्होंने चर्चा की? क्या ये सब नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। पहली बात तो ये कि ये जो एफिडेविट दिया जाता है किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। कोई यूज़ क्यों नहीं, आप समझिए इसको। उसमें ये तो बताते हैं कि हमारे और हमारे परिवार के पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 5 साल पहले कितनी थी। तो जनता को पता कैसे चलेगा कि 5 साल पहले जब चुनाव लड़े थे तब कितनी थी, आज कितनी है? दूसरी, वो चुपचाप डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अब इसको आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, टीवी चैनल पे एक बार डालना है, वेबसाइट पे डालना है। न्यूज़ चैनल पे वो ऐसे न्यूज़ चैनल पे पब्लिश करते हैं जिस न्यूज़ चैनल को कोई देखता ही नहीं, और न्यूज़ चैनल पे ऐसे टाइम में पब्लिश करते हैं जिस समय उस समय कोई आदमी सो रहा होता है। रात को 12 बजे न्यूज़ चैनल पे नीचे एक टिकर चला देंगे कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी। कौन रात को 12 बजे उठ के देखेगा? और न्यूज़ चैनल जहाँ पे इस समय सैकड़ों खुले हुए हैं, सारे चैनल आदमी थोड़ी खोल के देखेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो पहला काम जो करना चाहिए था, उनको एक बताना चाहिए था कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को इस 3 ये न्यूज़ चैनल है जिसमें आपको पब्लिश करना है। वो बताया नहीं, वो XYZ स्वतंत्र हैं, लोग कहीं भी पब्लिश कर दें। इलेक्शन कमीशन ने अखबार का नाम बताया नहीं कि किस अखबार में पब्लिश करना है। तो आपको भी पता है आज की डेट में 1-1 रुपये के अखबार मिलते हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है। बहुत सारे अखबार तो पब्लिश होते ही नहीं है, वो केवल कागजों पे ही पब्लिश होते हैं, तो उसमें पब्लिश कर दे रहे हैं। तो ये कोई इफेक्टिव नहीं हो रहा है। दूसरा, पहले कितना था आज कितना था, वो इफेक्टिव नहीं। तीसरी बात,
चूंकि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून नहीं है, तो उनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में नहीं आ रही है जी। ये बड़े लोग मगरमच्छ हैं, ये घाघ हैं। ये मगरमच्छ अपने नाम पे थोड़ी, इतने चूतिया थोड़ी है कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले लेंगे दिखाने के लिए। वो केवल बहुत छोटी सी 1% प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखते हैं, मुश्किल से 1% प्रॉपर्टी। ये जितने सफेदपोश लोग हैं, ये 1% प्रॉपर्टी अपने अपने परिवार के नाम पे रखते हैं। 99% प्रॉपर्टी वो बेनामी रखते हैं, ड्राइवर के नाम पे, कंडक्टर के नाम पे, चपरासी के नाम पे, फला के नाम पे, ठिकाना के नाम पे, पता नहीं किसके किसके नाम पे रखते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे रखते हैं प्रॉपर्टी की जिसकी डेली जो है 200 रुपये 300 रुपये इनकम है, ऐसे लोगों के नाम पे रखते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। और शायद इस घटिया कानून का नतीजा है जो एक सवाल आप, इस देश में वंशवाद का जो सबसे मूल कारण क्या है? इस देश में वंशवाद का मूल कारण है घटिया कानून। इस देश में जातिवाद का मूल कारण है घटिया कानून। आप कहेंगे कैसे? वो जो जाति का जहर घोल रहे हैं वो किस लिए? उनको जातियों से प्यार नहीं है। इन सफेदपोश पाखंडियों को न किसी जाति से प्यार है, न किसी जाति से नफरत है। इन सफेदपोश पाखंडियों को केवल सत्ता से प्यार है, उनको सत्ता चाहिए। इसलिए वो कहीं दलित बनाम सवर्ण करते हैं, कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करते हैं, दुनिया भर का पाखंड करते हैं। एक्चुअल में उनको सत्ता चाहिए। और सत्ता किस लिए चाहिए? पैसा के लिए चाहिए। पैसा क्यों कमा रहे? क्योंकि कानून घटिया है। भाई आपने कभी सुना क्या कि अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस या ऐसे देशों में किसी भी नेता के पास, मंत्री के पास 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ मिलता हो? क्या नहीं मिलता? किसी के नहीं मिलता, कभी सपने में भी नहीं आता। आप पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, किसी भी आप अमेरिका के में, आप ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके किसी भी नेता के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्यों? कानून अच्छा है। यहाँ क्यों? कानून घटिया है। तो इनको पता है कानून घटिया है, इसलिए कोई जाति का जहर घोल रहा है, कोई भाषा के आधार पर लड़ा रहा है, कोई क्षेत्र का जहर घोल रहा है, पूर्वांचल बनाम पश्चिमांचल, बुंदेलखंड बनाम अवध, ये कर रहा है, लड़ा रहे हैं आपस में। कोई जो है मजहबी अपना मसाला डाल रहा है उसमें, तो जो मजहबी मसाला डाल रहा है उसका भी उद्देश्य यही है, सत्ता मिल जाए कैसे भी करके। क्योंकि एक बार अगर सत्ता मिल गई, इतना बढ़िया फायदेमंद धंधा है ये इस समय घटिया कानूनों के कारण कि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ। अब 5 साल के अंदर आप कोई भी धंधा करिए, 5 करोड़ लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 करोड़ कमा पाएंगे, 15 करोड़ कमा पाएंगे। ये पॉलिटिक्स इकलौता धंधा है जहां आप 5 करोड़ लगाते हैं चुनाव के समय में, टिकट लेने में, टिकट खरीदने में और खर्च करने में, चुनाव प्रचार करने में, और 5 साल के अंदर आप 50 करोड़ कमा लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का हो गया आपका। इसलिए और मूल कारण क्या है? घटिया कानून। मूल कारण है केवल घटिया कानून। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कठोर कानून बनाइए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए। आपको ये महबूबा परिवार जो बैठा हुआ है कश्मीर में, अशांति फैला रहा है, ये भाग जाएगा। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, मुफ्ती महबूबा, मुफ्ती अब्दुल्ला, ये सारे कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगे, विदेश भाग जाएंगे। और ये भाग जाएंगे तो कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, उत्तर प्रदेश से आपको मुलायम का परिवार, बहन जी का परिवार, अजीत सिंह का परिवार, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे तो जो जाति का जहर चल रहा है वो कम हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, ममता बनर्जी का परिवार बंगाल छोड़ के भाग जाएगा। जब ये ममता बनर्जी भाग जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल में शांति आ जाएगी। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, आपको और भी जितने परिवार हैं, चाहे उत्तराखंड के जितने भी वंशवादी हैं, चाहे राजस्थान के वंशवादी हैं, चाहे महाराष्ट्र में जो वंशवाद चल रहा है, भाई कौन नहीं जानता है शरद पवार के पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है, कितनी सारी पेट्रोल पंप है, क्या क्या नहीं है शरद पवार के पास। और आज भी वो सुपर सीएम बने हुए हैं। क्यों? कानून घटिया है। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं शरद पवार परिवार सहित भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, पूरा का पूरा करुणानिधि का परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। चुनाव में लड़के केवल
इलेक्शन मोड में आपको मतलब सब कुछ इलेक्शन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते, सब कुछ सत्ता के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। जब तक कि आपकी मतलब वो कहते नहीं दवा कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसको खिलाई नहीं जाएगी तब तक काम नहीं आएगा। और डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया है तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमने क्या किया है कि हमारे देश में डॉक्टर तो बदले गए, दवा बदली नहीं गई, इसलिए एक एक राज्य में 3-3, 4-4 वंशवादी लोग खड़े हो गए, वो अपने पार्टी बना लिया। भाई पासवान परिवार, रामविलास पासवान का, चिराग पासवान की क्या योग्यता है? वो कहीं स्टैंड करते हैं पार्टी में मुखिया बनने लायक? लेकिन बने हुए। ममता बनर्जी का भतीजा पूरी पार्टी चला रहा है, बहन जी का भतीजा पूरी पार्टी चला रहा है, अखिलेश यादव पूरी पार्टी चला रहे हैं। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी में कोई योग्य आदमी नहीं है? लेकिन चला रहे। अपना अजीत सिंह के बेटे अपनी रालोद चला रहे। तो सबने एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो खोल लिया है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। अगर हम घटिया कानूनों को खत्म कर दें, अच्छे कानून बना दें, तो वंशवाद भी खत्म होगा। और जब वंशवाद खत्म होगा तो जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि ये वंशवादी अपनी सत्ता के लिए ही जाति का जहर घोल रहे हैं। अच्छा कानून बनेगा, वंशवाद खत्म होगा, वंशवाद खत्म होगा तो भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, कश्मीर का अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा। आप 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये ओवैसी ब्रदर्स आपको 1 महीने के अंदर भारत में नजर नहीं आएंगे। ये जो पूरे देश में ओवैसी मजहबी उन्माद फैला रहा है, पूरे देश में घूम घूम के ये मजहब का जो जहर घोल रहा है, केवल और केवल घटिया कानून, इसका मूल कारण घटिया कानून है। 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरे ओवैसी, ये दोनों ओवैसी अगर भारत छोड़ के भाग न जाए तो मैं आजीवन सार्वजनिक स्थान पे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समस्या वही है, घटिया कानून। और हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सड़क बनाने में, करोड़ रुपए खर्च करते हैं एयरपोर्ट बनाने में, करोड़ रुपए खर्च करके हम नई संसद बन रही है, करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है वो नहीं कर रहे। दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनाने में तो फिर भी आपको 4-5 देशों का कानून पढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे अच्छा कानून मत बनाओ, केवल 3-4 देश आप चुन लो। एक सिंगापुर को ले लो आप, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम नहीं कह रहे चाइना वाला कानून आप लो, भाई चाइना में अलग शासन है, वहां लोकतंत्र नहीं है। तो जहां जहां जिन देशों में लोकतंत्र है, जहां पे करप्शन नहीं है, जहां पे क्राइम नहीं है, कम से कम उन देशों के कानूनों को तो ले ही लेना चाहिए। अमेरिका कानून हम ले सकते हैं, सिंगापुर का ले सकते हैं, वो भी लोकतांत्रिक देश है, फ्रांस भी लोकतांत्रिक देश है, उसका कानून ले सकते हैं, जापान लोकतांत्रिक देश है, वहां ले सकते हैं। सवाल मैं देश के युवाओं से बार बार यही कह रहा हूं, जो समस्या भारत में है, अगर वो समस्या विश्वव्यापी है और पूरी दुनिया में फैली हुई है, चलो फिर तब तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जापान में नहीं है, तो मैं देश के युवाओं से कहता हूं आप इस पे अपना दिमाग लगाओ। क्यों नहीं है? इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है, इसका मतलब उस समस्या के हिसाब से हमने कानून नहीं बनाया। अगर भारत में दल बदली हो रही है, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर में नहीं हो रही, तो यहां हमारा कानून घटिया है। अमेरिका, भारत में अगर जाति का जहर घोला जा रहा है, फ्रांस, सिंगापुर, जापान में नहीं घोला जा रहा है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है, नहीं पकड़ पा रहा है। अगर यहां पे हजारों करोड़ का कालाधन मिल रहा है नेताओं के पास से, हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिल रही है, हजारों करोड़ का जो है हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसका मतलब या तो हमारी व्यवस्था गड़बड़, या तो हमारा सिस्टम खराब है, या तो हमारा कानून खराब है। दो ही चीज, और कुछ है ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, आप पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। ये पार्टियां आपको गुलाम बना के रखेंगी, ये आपको भारतीय नहीं बनने देंगी। ये आपको या तो भाषा के आधार पर बांट के रखेंगी, या क्षेत्र के आधार पर बांट के रखेंगी, या तो जेंडर के आधार पर बांट के रखेंगी, या तो अगड़ा पिछड़ा करके रखेंगी। आपको हमेशा बांटेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप बटोगे तभी उनकी दुकान चलेगी।
जब इस देश का युवा बटा रहेगा, इस देश के लोग बटे रहेंगे, तभी उनकी दुकान चलेगी। आप लोग सवाल करना शुरू करो कि क्यों ऐसी बात है कि हम हजारों करोड़ का काम करते हैं, बजट एलोकेट करते हैं, हम क्यों नहीं दुनिया के अच्छे अच्छे कानूनों को भारत में ले लेते? हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पे सार्वजनिक चर्चा करते हैं? आखिर इलेक्शन रिफॉर्म चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा है, पुलिस रिफॉर्म चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? इस देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार, एक परिवार में 6 लोग हैं, इसका मतलब 30 करोड़ लोग मुकदमों से टेंशन में है। ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्यों? क्योंकि हम और आप बटे हुए हैं। हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं। हम हर महीने तारीख कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। 10-10 साल, 20-20 साल हमें कोर्ट के अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हम कभी इकट्ठे ही नहीं होते। जबकि जैसे डॉक्टर की ड्यूटी अच्छा इलाज करना, टीचर की ड्यूटी है अच्छी तरीके पढ़ाना, ड्राइवर की ड्यूटी अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैसे सांसद की ड्यूटी अच्छा कानून बनाना। अगर सांसद अच्छा कानून नहीं बना रहा है, वो केवल इसलिए नहीं बना रहा है कि हम आप बटे हुए, जनता बटी हुई है, जनता उससे सवाल नहीं कर रही है। जनता ये कह ही नहीं रही है कि भाई जो ये समस्या अमेरिका में नहीं है लेकिन भारत में है, आप अमेरिका वाला कानून ले आओ। ये समस्या सिंगापुर में नहीं है लेकिन भारत में है, आप सिंगापुर का कानून ले आओ। ये समस्या फ्रांस में नहीं है लेकिन भारत में है, आप फ्रांस का कानून ले आओ। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ये बदहाली यथावत रहेगी, तब तक दल बदल भी होता रहेगा, अपराधीकरण भी बनता रहेगा, और जिनको जेल में होना चाहिए वो जेल मंत्री बन जाएंगे, जिनको कानून की ABCD नहीं पता कानून मंत्री बन जाएंगे, जिन्होंने कभी क्लास में ढंग से क्लास अटेंड नहीं किया वो शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। और जब ऐसे अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, अपराधी विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। केवल ये डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे, अगड़ा पिछड़ा करते रहेंगे, दल बदल करते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे और हमें आपको केवल बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, सोचिएगा ज़रूर। अश्विनी जी, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी, बड़ा अच्छा आपने कहा है। व्यवस्था परिवर्तन, साथियों, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ पेट पालने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार पाने के लिए नहीं है। शिक्षा है अच्छा जीवन जीने के लिए, और अच्छा जीवन जीने का भारत में आपके पास एक ही उपाय है कि आपके कानून, आपकी व्यवस्था अच्छी हो, आपके कानून आपको न्याय दे पाते हों, आपके कानून आपको सरल भाषा में ये बता देते हों कि अपराध क्या है और अच्छा काम करना क्या है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उन कानूनों के विषय में सोचना चाहिए, और ये पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, ये उन्हीं का कर्तव्य है जिन्हें सुव्यवस्था में रहना है, अपराधियों का नहीं। हमारी व्यवस्था आज अपराधों उन्मुख हो रही है, अपराधियों की तरफ जा रही है। अपराधी सत्ता के सेंटर में बैठ रहे हैं और अपराध को कर रहे हैं वहां बैठकर भी। आपको, इस देश के युवाओं को, इस देश के भविष्य को सोचना है, समझना है, तय करना है। जय हिंद, जय भारत।